हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से मेरे अपने चैनल शिक्षा सारथी में, है ना। हम लोगों ने जो है DEC 1 की पढ़ाई शुरू की है। तो DEC 1 में हम लोगों ने उसके यूनिट 1 को पढ़ रहे थे, ब्लॉक 1 के यूनिट 1 को पढ़ रहे थे, जो कि यूनिट 1 था एक्सपीरियंसेस ऑफ चाइल्डहुड, बचपन के अनुभव था। उसके हम लोगों ने पार्ट 1 किया, पार्ट 2 किया, आज हम उसका पार्ट 3 करेंगे। आई होप आप लोग को पसंद आ रहा है मैं जो पढ़ा रही हूँ। मैं पूरा बुक के हिसाब से आपको अच्छे से पढ़ाती जा रही हूँ। आप लोग इसका बेनिफिट उठाइए। ठीक है, शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने इतने दिन में देखा कि बचपन के अनुभव किस किस चीज़ों से प्रभावित होते हैं। ठीक है, उसमें हमने देखा कि सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट भी होता है ना, सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव भी पड़ता है बचपन के अनुभव में। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रिलीजन, कि धर्म का प्रभाव कैसे पड़ता है ना, कि एक बच्चे का एक्सपीरियंस दूसरे बच्चे के एक्सपीरियंस से अलग है, उसमें धर्म कैसे असर डालता है। ठीक है, हम लोग का जो भी धर्म है वह हमें बताता है कि हम लोग को अपना जीवन कैसे जीना है, हम लोग के जीवन में कैसे मूल्य होने चाहिए, नैतिक मूल्य क्या होने चाहिए, कि हमें क्या सही रास्ता है, क्या गलत रास्ता है, वह चुनना है। धर्म हमें बहुत सारे, हमारे लिए धर्म ने रूल्स भी बनाए हैं, है ना, मतलब मर्यादाएं भी बनाई हैं कि ये मर्यादा को हमें पार नहीं करना है। हमारे हर एक के धर्म ने उसके लिए कुछ मर्यादाएं भी बनाई हैं, कुछ नैतिक मूल्य भी दिए हैं, और किस तरह दूसरों के साथ बिहेव करना है, हर दिन कैसे जीना है, लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, वो भी धर्म बताता है। ठीक है, वो यह भी बताता है कि कैसे एक दूसरे के साथ रिलेशन निभाना है लोगों के साथ। ठीक है, तो जितने भी धर्म हैं, सारे धर्मों में यह बताया गया है कि बच्चे कोमल होते हैं, ठीक है, अनमोल होते हैं। ठीक है, बच्चे कोमल, अनमोल और बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। और जो है चाइल्डहुड ऐसा टाइम है, बचपन ऐसा टाइम है जब सीखने का समय होता है ना। बचपन में ही लोग सीख पाते हैं, बड़े होने के बाद सीख नहीं पाते हैं। जिस तरह पके घड़े में मिट्टी नहीं चढ़ सकती, उसी तरह बड़े होने के बाद आप किसी को कुछ सिखा नहीं सकते। बचपन ही वह समय है जब आप उसको सही रूप देख सकेंगे। ठीक है, अब धर्म के कारण बच्चे के अनुभव में, अलग अलग बच्चों के अनुभव में अंतर आएगा। क्यों? क्योंकि जो है अलग अलग तरीका है पूजा करने का, अलग अलग धर्मों में, है ना। मोड ऑफ वर्शिप जो है, पूजा करने का तरीका अलग अलग धर्मों में अलग अलग है। ठीक है, ज़्यादातर जो धर्म है वो क्या करते हैं, उनके पास अपने रस्म रिवाज होते हैं जो कि बताते हैं कि एक पर्टिकुलर आदमी के जीवन का अलग अलग स्टेज होता है, किस स्टेज में उसे क्या करना चाहिए, बचपन हो, बड़प्पन हो, फिर बुजुर्ग अवस्था हो, जो भी हो। तो वह हर एक धर्म में वो बताया जाता है कि हर एक मनुष्य के जीवन में अलग अलग स्टेज होते हैं उसके जीवन में। और यह बातें जैसे धर्म बताता है वो एक धर्म से दूसरे धर्म में अलग अलग बताया जाता है। हिंदुओं में कुछ ऐसे रस्म होते हैं, जैसे नामकरण होता है, बच्चों का नाम देना, जब बच्चे जन्म लेंगे उसके कुछ समय बाद नामकरण होता है। फिर अन्नप्राशन होता है कि पहली बार जो है आप कुछ लिक्विड छोड़ के कुछ ठोस पदार्थ बच्चे को खिलाएंगे। ठीक है, तो उसका वो अन्नप्राशन होता है। इसी तरह मुंडन होता है कि जब पहली बार उसके जन्म के बाद जो बाल उसके सिर पे आए हैं उन बालों को शेव कराना है, मुंडन कराना है। तो ये भी एक रस्म है हिंदू धर्म में। ठीक है, विद्या आरंभ, मतलब कि जब उसने पढ़ाई की शुरुआत की, तो वह ज़्यादातर हिंदू धर्म में कब करते हैं हम लोग, सरस्वती पूजा या गणेश पूजा के समय करते हैं ना। भगवान जी के पास उसकी पूजा करा के वह चौक पकड़ के पढ़ाई उसे स्लेट में लिखाते हैं, तो विद्या आरंभ होता है। ठीक है, इसी तरह जो है क्रिश्चियंस लोग का भी अपना रस्म रिवाज है, बैप्टिज़्म उनमें एक होता है, और फर्स्ट कम्युनियन उनमें भी होता है। क्रिश्चियन लोग का भी अपना रस्म रिवाज है। ठीक है, इसी तरह मुस्लिम में है कि अपने बड़ों के साथ बैठ के रोज़ नमाज पढ़ना उनके धर्म की एक ड्यूटी है कि उन्हें करना है। ठीक है, पर अब है कि जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हो रहा है तो कोई भी बहुत ही स्ट्रिक्टली ये सारे मतलब पूरे कट्टर होके इन सारे धर्म मतलब रस्म रिवाज को नहीं निभाते, क्योंकि जीवन फास्ट होते जा रहा है। बहुत सारे परिवारों में अपने सहूलियत के हिसाब से वह रस्में निभाते हैं। फिर भी जो है सारे धर्मों में ये सिखाया जाता है कि जो पवित्र स्थान है, पूजा का स्थान है, ठीक है, वहाँ पे आपको आदर सम्मान देना है। हाँ, और पूजा के जो भी वस्तुएं होती हैं वो क्या होती हैं, वो सब सभी धर्मों में सिखाया जाता है।
ठीक है। तो इस तरह एक धर्म और दूसरे धर्म के जो रीति रिवाज और रस्म अलग अलग होते हैं, उसके कारण बचपन के अनुभव भी बच्चों के अलग अलग होते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं, फैमिली स्ट्रक्चर एंड इंटर रिलेशनशिप, कि आपके परिवार का स्ट्रक्चर कैसा है ना, आपके परिवार में कौन कौन लोग रह रहे हैं वो एक, और दूसरा कि जो है इंटर रिलेशनशिप कैसा है, मतलब एक दूसरे के साथ रिश्ते कैसे हैं आपके परिवार में, उसके कारण भी बचपन के अनुभव अलग अलग होते हैं। ठीक है, जिस तरह से परिवार के लोग जो हैं बच्चे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से उससे बातचीत कर रहे हैं, उसके साथ बिहेवियर कर रहे हैं, ठीक है, फिर घर में कितने सारे लोग हैं, ठीक है, और बच्चे के साथ उनका रिलेशनशिप कैसा है, ये सब बच्चे के अनुभवों पर असर करता है। ठीक है, कोई कोई फैमिली में, कोई कोई परिवार में हम देखेंगे बच्चे के माता पिता के अलावा और भी मेंबर्स होते हैं, तो जो बच्चा है वो बहुत लोगों को देखता है उस परिवार में। जब बच्चे के माता पिता के अलावा और भी सदस्य होते हैं तो उन सबको वो देखता है। अगर मदर बहुत बिजी है कि उनको समय नहीं मिल पा रहा है कि वो बच्चे के साथ खेल सके, हाँ, या बच्चे को कुछ सिखा सके, तब वो वैसे घरों में दादी माँ होती हैं और आंट होती हैं, चाहे फूआ मौसी जो भी रहती हैं, और बड़े बच्चे भी रहते हैं और दूसरे मेंबर भी रहते हैं जो उस बच्चे को टाइम दे सकते हैं। ठीक है, तो जो बच्चा होता है वो ये सारे परिवार के सदस्यों के साथ इमोशनल बॉन्ड बना लेता है, हाँ, संवेदना का रिश्ता उसका बन जाता है सारे परिवार के सदस्यों के साथ। वहीं पे अगर हम लोग दूसरी तरफ देखेंगे तो जो छोटा छोटा परिवार होता है, फैमिली यूनिट छोटा छोटा होता है, जिसमें सिर्फ पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं और उनके सिर्फ 2 बच्चे हैं, वहाँ पे जो बच्चे को जो भी अटेंशन देना है, ध्यान देना है, वो सिर्फ उनके पेरेंट्स ही देते हैं, और काफ़ी समय सिर्फ उनकी माता ही उस बच्चे को ज़्यादा ध्यान दे पाती है, अगर माता घर में रहने वाली हो तो। ठीक है, और अगर माता के पास कोई नहीं है जो घर के कामों में माता की मदद करे, तो वैसे में क्या होता है, वो बच्चे को एक सेफ प्लेस में, सुरक्षित स्थान पे छोड़ती है। ठीक है, और जो है उसे कुछ खेलने का सामान देती है और उसी बीच वो अपने काम ख़त्म करती है। तो इस सारे समय में बच्चा अकेला ही रह जाता है, उसको उसके साथ समय देने वाला कोई नहीं रहता है। ठीक है, 2 से 3 साल का जब बच्चा होता है तो माता जो है वो अपना काम करते करते उसे किसी खेल में भी बिज़ी रखती है, आओ ये खेलो वो खेलो, उसे सिखाती जाती है, वह खेलता जाता है और माता अपना काम भी करती जाती है। जैसे कि एग्जांपल, जब माता सब्जियां काट रही हैं, ठीक है, तो वह बच्चों को बोलती है एक एक करके मुझे सब्जियां पास करते जाओ। ठीक है, तो बच्चों को ये सब काम करने में बहुत मज़ा भी आता है। हाँ, तो माता ने अगर किसी को रखा है काम करने के लिए, जो घर के कामों में माता को मदद कर रहा है, जिसे पेमेंट देके माता ने रखा है, तब वह माता अपने बच्चे को समय दे पाती है। ठीक है, उसे ध्यान दे पाती है। बहुत सारे ऐसे केस होते हैं, कुछ परिवार ऐसे होते हैं जहाँ पे कि दोनों ही माता पिता दोनों ही नौकरी कर रहे होते हैं और बच्चा जो है उसे क्रेच में छोड़ा जाता है। क्रेच एक ऐसी जगह होती है जहाँ बच्चे को माता पिता छोड़ के जाते हैं, वहाँ बच्चे को दिन भर रखा जाता है, खिलाया पिलाया जाता है और उसका ध्यान रखा जाता है, बदले में वो लोग माता पिता से पेमेंट लेते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जहाँ दोनों माता पिता नौकरी करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, तो वहाँ पे बच्चे को या तो क्रेच में छोड़ दिया जाता है या फिर एक कोई घर में किसी मेड को रखा जाता है जो वह बच्चे का ध्यान रख सके, या फिर कोई बड़ा बच्चा अगर घर में है तो उसके पास उसको रखा जाता है कि वह देखभाल कर सके। ठीक है, कई बार माता अपने काम करने वाली जगह भी अपने बच्चे को ले जाती है। ठीक है, तो सारा दिन बच्चा क्रेच में रह रहा है, एक बड़े की ध्यान निगाह के सामने रह रहा है, हाँ, और उस समय जो है वह जो बड़ा आदमी जो क्रेच में है वो सिर्फ उस बच्चे का तो नहीं, उस वहाँ पे जितने बच्चे आ रहे हैं उन सब का वह ध्यान रखता है। तो वैसे में उस बच्चे के अपने अनुभव बिल्कुल अलग अलग होंगे। ठीक है, अलग तरह के उनके अनुभव होंगे। जब दोनों ही माता पिता काम कर रहे हैं तो उनको कम समय मिलता है कि वह बच्चे के साथ समय बिता सके, उसके लिए उन्हें कम समय मिलता है बच्चे के साथ समय बिताने के लिए। फिर जब कई बार ऐसा भी दिन होता है जब वो बहुत थके होते हैं और उनके पास इतना भी समय नहीं मिलता है कि वो बच्चे को जितना अटेंशन, जितने ध्यान की ज़रूरत है उतना ध्यान दे सके, वह इतना समय भी बच्चे को नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो क्या है कि ऐसा नहीं है कि आप समय बस दे रहे हैं, आप बच्चे के साथ उस घर में हैं पर आप अपने काम में बिज़ी हैं,
तो वो भी समय देना नहीं कहलाएगा। समय देना कहता है क्वालिटी ऑफ टाइम, कि आपने बच्चे को समय दिया, उसके साथ रहे, उसके साथ खेले, उसे क्या सिखा रहे, कितना क्वालिटी टाइम आप स्पेंड कर रहे हैं। जो भी समय आप उसके साथ घर में उसके साथ है, आप उसको दे रहे हैं वो सारा समय, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। क्वांटिटी ऑफ टाइम इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। कि आप सारा दिन रहे पर आपने बच्चे को देखा नहीं कुछ, तो वह कुछ फ़ायदेमंद नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ टाइम जो है कि बच्चे पेरेंट्स के साथ समय बिताए साथ में, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। क्वालिटी ऑफ टाइम का मतलब यह है कि आप किस तरह से जो केयर गिवर है, चाहे वो माता हो कि मेड हो कि जो भी हो, क्रेच का आदमी हो, जो कि बच्चे को अपना केयर दे रहा है, वो किस तरह से बच्चे के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। हाँ, वो बहुत पोलाइट है, अच्छी तरीके से बातें कर रहा है कि जैसे जैसे बातें कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, एक आदमी जो कि है सारा दिन बच्चे के साथ एक पूरा दिन गुजार रहा है, हाँ, पर उसको कोई रुचि नहीं है उस बच्चे में, बच्चे पे वह ध्यान ही नहीं देना चाहता है। ठीक है, वह बच्चे के साथ ना बातें करेगा, ना खेलेगा, ना बच्चा जो क्वेश्चन पूछेगा उन्हें ठीक जवाब भी देगा, ये सब कुछ अगर नहीं करेगा तो इस तरह से हम कहेंगे कि वह बच्चे को नेग्लेक्ट कर रहा है। सिर्फ रखा हुआ है अपने सामने पर उसने बच्चे को नेग्लेक्ट किया है, बच्चे पे बिल्कुल भी उसका ध्यान नहीं है। ठीक है, अगर बड़े लोग रिस्पॉन्ड करते हैं ना, बच्चे के साथ रिस्पॉन्ड करते हैं, बच्चा जो बोल रहा है उसका जवाब देते हैं, तब बच्चे को यह फील होता है कि हाँ, मेरी भी ज़रूरत है, मुझे भी प्यार किया जा रहा है ना। जब बच्चे के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं, बच्चे के साथ बातचीत करेंगे, उसे खाना पीना टाइम पे देंगे, तो बच्चे को लगता है कि मेरी भी ज़रूरत है, मुझे भी प्यार किया जा रहा है। ठीक है, तो जो है सिर्फ यह बोलेंगे कि हम ज़्यादा समय बच्चे के साथ रह रहे हैं, उससे हम यह नहीं माप सकते कि आपने बच्चे की बहुत केयर की है। ठीक है, छोटे समय में भी आप बच्चे के साथ अच्छे से इंटरेक्ट करेंगे, उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे, उस पर ध्यान देंगे, क्वालिटी टाइम देंगे, तब भी जो है कहा जाएगा कि आप बच्चे का ध्यान रख रहे हैं। बहुत सारा ऐसे केसेस होता है जब जो है पिता जो है वो छोड़ के चले गए हैं, दूसरे शहर में वो रहते हैं, और माता जो है वह पूरे परिवार की देखभाल करती रहती है। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि हो सकता है कि माता और पिता अलग हो गए हैं, माता अकेली है बच्चे के साथ, पिता ने अलग घर बसा लिया है, या फिर माता एक विधवा हो गई हैं और बच्चे को अपने साथ रख रही हैं, तो उस समय माता ही अकेली गार्डियन होती है बच्चे की। ठीक है, इसलिए उनका पूरा यह जिम्मेदारी होता है क्या कि वो घर चलाने के लिए पैसे भी कमाए, घर की देखभाल भी करे और बच्चे की भी देखभाल करे। वैसे सिचुएशन में क्या होता है, बच्चे को खुद ही सीखना पड़ता है क्योंकि माता उसको टाइम दे नहीं पाती है। ठीक है, और उस वक्त क्या है कि बच्चा जो भी उसके माता पिता में से जो भी उसके साथ नहीं है उसे वह मिस करता है। ठीक है, और जैसे कि उसके पिता ने अगर उन लोगों को छोड़ दिया है तो अपने पिता को बहुत याद करता है, और इस कारण जो है उसके अनुभव बाकी बच्चों से अलग होंगे। जो बच्चे जो है माता पिता के साथ रह रहे हैं उनके अनुभव अलग होंगे, जो सिर्फ माता के साथ रह रहा है उसका अनुभव अलग होगा। ठीक है, इस तरह एक भी पेरेंट्स का अगर लॉस होगा बच्चे के जीवन में तो बच्चे में बहुत ही नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आता है। ठीक है, उसके ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आता है। जितने अच्छे से उसका डेवलपमेंट होना था वैसा तो नहीं हो पाता है, पर है कि डिपेंड करता है कि अगर और फैमिली मेम्बर्स हैं तो उस नेगेटिव इफ़ेक्ट को वो कवर कर सकते हैं, पर अगर और कोई भी फैमिली मेम्बर नहीं है, सिर्फ माता ही है, तब यह मुश्किल हो जाता है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बच्चे के एक्सपीरियंसेस कैसे होते हैं। ठीक है, इकोलॉजी क्या होता है? आप जहाँ रह रहे हैं, आपके आसपास के रहने का एनवायरनमेंट जो है, जहाँ से आपको सब कुछ मिल पा रहा है, वही इकोलॉजी कहलाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बोलती हूँ। मान लीजिए एक मेढक है, वह एक तालाब में रह रहा है, तो तालाब के में जो है वह पानी है, तालाब में अलग अलग कीड़े हैं, और तालाब में जो पेड़ पौधे हैं वो सब जो है मिला जुला के उस मेढक के लिए वही इकोलॉजी है, उसका एनवायरनमेंट है जहाँ वह रह रहा है। तो कहते हैं कि वो फिज़िकल एनवायरनमेंट हमारा घर, हमारे आसपास के पड़ोसी वगैरह, जो भी हमारा कॉलोनी, वो भी इफ़ेक्ट डालता है बच्चे के जो है अनुभव पे। उस पे वो इकोलॉजी में क्या आएगा, जोग्राफिकल लोकेशन, कि आप कैसे शहर में रह रहे हैं, छोटे शहर, बड़े शहर, गाँव,
देहात आप कहाँ रह रहे हैं, वेजिटेशन आपके आसपास किस तरह के पेड़ पौधे उगते हैं, किस तरह के जानवर दिखाई देने को मिलते हैं, और नेचुरल रिसोर्सेस क्या क्या है आपके आसपास, नदी है, जंगल है, पहाड़ है, क्या है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग दूसरे तरीके से डिफ़ाइन करें, दूसरे तरीके से परिभाषित करें, तो इस तरह से हम कहेंगे कि हमारे घर के आसपास हमें क्या फैसिलिटी मिली हुई है, जैसे रोड ठीक से बने हुए हैं कि नहीं, पास में हॉस्पिटल है कि नहीं, स्कूल है कि नहीं, बिजली वहाँ आती है कि नहीं। ठीक है, इकोलॉजी में ये भी आता है कि आप किस तरह का खाना खा रहे हैं, किस तरह के कपड़े पहन रहे हैं, कैसे नौकरी में है, आपका ऑक्यूपेशन कैसा है, हाँ, और किस तरह से जो है आपके सोसाइटी में या आपके घर में जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितने भी जिम्मेदारी है, वो पुरुष और स्त्री के बीच में किस तरह से बांटे गए हैं। ठीक है, ये सब इकोलॉजी बताता है। आपका जैसा एनवायरनमेंट होगा उसी हिसाब से आप खाएंगे, पहनेंगे, नौकरी करेंगे और जिम्मेदारियों को बांटेंगे। ठीक है, जैसे कि आप शहर के लोग हों, गांव के लोग हों, या ट्राइबल एरिया के लोग हों, है ना, कबीले वाले एरिया के लोग हो, सबका अलग अलग एनवायरनमेंट रहता है। ठीक है, पेड़ जहाँ पे पहाड़ हैं, प्लेन एरिया है, रेगिस्तान है, या फिर समुद्र के किनारे का एरिया है, वो सबका इकोलॉजी सबका अलग अलग रहेगा, मतलब सबका एनवायरनमेंट अलग अलग होता है। ठीक है, तो बच्चा वह सारी आदतें सीखता है, वो सारे स्किल्स सीखता है जो उसे मदद करता है कि वो उसी सेटिंग में वह जी सके। अगर वह समुद्र के किनारे रह रहा है तो वो वहीं पे सीख पाएगा कि समुद्र के किनारे रहने के लिए क्या एहतियात बरतनी चाहिए, वह उसे सीखना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि गांव में कोई एक बच्चा रह रहा है पहाड़ों पे, जहाँ पे कि भेड़ चराना, भेड़ों को पालना ही सबसे बड़ा काम है वहाँ पे। हाँ, और वह क्या करेगा, वह बच्चा वह देखेगा कि भेड़ों को पालना यहाँ सबसे बड़ा काम है, तो वह भेड़ों को चराने के लिए ले जाता है और उन्हें वापस लाता है। ठीक है, वो यह भी सीखता है कि कैसे उसके शरीर से वूल को निकालना है, ऊन को हटाना है, उससे कैसे उसके शरीर में जो उसकी कवर है, फ्लीस जो है, उसमें से ऊन कैसे बनाना है, उस कवर को फ्लीस बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह जो बच्चा जो है गांव में रह रहा है या समुद्र के किनारे के एरिया में रह रहा है, नदी किनारे के एरिया में रह रहा है, वह तैरना सीख पाता है, एक नाव को चलाना सीख पाता है, या मछली पकड़ने का कांटा बनाना सीख पाता है, यह सब कुछ वो सीख पाता है, मछलियों को साफ़ करना, ये सब। ठीक है, इसी तरह जो बच्चा जो है रेगिस्तान में रह रहा है, वो यह सीख पाएगा कि किस तरह एक ऊँट को खाना खिलाना है, हाँ, और बड़े बड़े जो बर्फ़ के टीले हैं उनमें से किस तरह आसानी से निकल के जाना है। ठीक है, तो इस यूनिट में क्या किया गया है कि जितने भी ज्योग्राफिकल लोकेशन है, रेगिस्तान, पहाड़, प्लेन एरिया, समुद्र का किनारा, वो सबको मिला के इन लोगों ने उसे 3 कैटेगरी में रख दिया है, रूरल, अर्बन और ट्राइबल, है ना, गांव का एरिया, शहरी एरिया और कबीलों का एरिया। ठीक है, उसमें उन्होंने रख दिया है। अब है कि कोई एक गांव का कम्युनिटी है, गांव के रहने वाले लोग हैं। ठीक है, वो लोग चाहे वह समुद्र के किनारा हो, पहाड़ हो या रेगिस्तान हो, वो लोग का जो फीचर्स है, वो लोग जिस तरीके से काम करते हैं, वो एक शहर में रहने वाले लोगों के से बिल्कुल अलग रहेगा, या एक ट्राइबल सेटअप जो है कबीले के सेटअप से बिल्कुल अलग रहेगा। सबका अपना लिविंग स्टाइल अलग रहेगा, गाँव का, रूरल एरिया का, अर्बन एरिया का या ट्राइबल एरिया का। अब हम लोग पहले बातें करते हैं अर्बन एरिया में रहने की, हम लोग बातें करेंगे शहरी एरिया में। ठीक है, पहला बात आपके दिमाग में क्या आता है? शहरी एरिया में अगर आप रह रहे हैं तो पहला बात आपके दिमाग में क्या आएगा? ठीक है, एक शहर में बहुत पॉपुलेशन रहता है ना, जनसंख्या ज़्यादा होती है, वहाँ पे बहुत कॉन्ट्रास्ट भी होता है, वहाँ पे बहुत ही रिच लोग भी पाए जाते हैं जो सब कुछ अफोर्ड कर पा रहे हैं, सारे जीवन जीने के आरामदायक चीज़ उनके पास है। और बहुत गरीब लोग भी हैं जो कि सिर्फ अपना खाना पीना चलाने के लिए भी जिन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। ठीक है, और शहर में क्या है, बहुत बड़े बड़े कई फ्लोर वाले घर मिलेंगे, साथ ही बस्तियां भी दिखाई देती हैं। ठीक है, अब है कि एक हाई इनकम का परिवार है जिसके पेरेंट्स जो हैं बहुत इनकम करते हैं, उनका 5 साल का बच्चा है, वह एक अलग तरह के स्कूल में जाता है, जबकि उसी 5 साल का एक दूसरा बच्चा जो कि
एक गरीब परिवार में है, वो एक्रोबैट्स करके, मतलब एक्सरसाइज करके या रोड के साइड में तमाशा दिखा के वह पैसा कमाता है। ठीक है, वह स्कूल नहीं जा पाता पर पैसा कमाता है। इसी तरह बहुत सारे हॉस्पिटल, होटल, स्कूल, सिनेमा, इलेक्ट्रॉनिक के सामान, और अलग अलग गाड़ियाँ, ये सब कुछ फैसिलिटी शहर में रहती हैं। जिनके पास पैसे हैं वो सब कुछ बिल्कुल सबसे अच्छी अच्छी चीज़ें खरीद लेते हैं। और पर है कि शहर में सब तरह के सामान मिलते हैं, कि जो गरीब लोगों को ज़रूरत है वह सामान भी मिलेगी, उनके इनकम के हिसाब से जो अमीर लोगों को ज़रूरत है वह सामान भी मिलेगा। ठीक है, एक बच्चा किस तरह जीवन जीता है, क्या फैसिलिटी उसे मिल रही है, उस फैसिलिटी को कैसे यूज़ कर रहा है, वह सारा दिन किस तरह से अपना स्पेंड कर रहा है, बिता रहा है, वो सब किससे पता चलता है कि वह किस सोशल क्लास में है और उसकी वैल्यूज़ क्या है उस फैमिली की, है ना। वह मिडिल क्लास है, रिच क्लास है, पुअर क्लास है, और उसके घर में किस तरह के मूल्य उसे सिखाए गए हैं, उसी पे डिपेंड करता है कि उसे क्या जो भी फैसिलिटीज़ मिल रही है उसका वह क्या इस्तेमाल कर रहा है और किस तरह से वह अपना सारा दिन बिता रहा है। ठीक है, एग्ज़ाम्पल कि अगर हम बोलेंगे बस्ती एरिया का एक बच्चा है, तो लिविंग कंडीशंस ऐसा है बस्ती एरिया में, कार्डबोर्ड के घर बनाए हुए हैं, क्या बच्चा सब कुछ जानता है कि साइड वाले घर में क्या हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आवाज़ें सुनाई देती है और वहाँ पे इंटरेक्शन बहुत है, आसपास के घरों में लोग एक दूसरे से बहुत बातें कर पाते हैं, छोटे छोटे घर रहते हैं इसीलिए। और बच्चे जो है वहाँ पे बहुत सारे दूसरे बच्चों को उसको मिलते हैं खेलने के लिए। वहीं दूसरी ओर देखेंगे जो हायर इनकम ग्रुप के बच्चे होते हैं, ठीक है, वो लोग जो है उनका अपना प्राइवेट घर होता है और बहुत बड़ा बड़ा घर होता है उनका, और वो चूज़ करते हैं कि हम अपने साइड वाले पड़ोसी से बात करें कि नहीं करें, उससे इंटरेक्ट करें कि नहीं करें। वैसे केस में जो है जो बच्चा है, अगर वह अकेला बच्चा है अपने घर का, तो हो सकता है कि उसके बहुत सारे दोस्त नहीं हो जब तक कि वह स्कूल जाना नहीं शुरू करे। ठीक है, तो वहाँ पे जो शहर में रहने वाला बच्चा है, शहर में रहने वाले जितने भी बच्चे हैं, चाहे रिच के बच्चे हों, पुअर के बच्चे हों, वो लोग यह जानते हैं कि यहाँ शहर का लाइफ बहुत फास्ट है, बहुत तेज़ी से चलता है और लोग अपने अपने ही कामों में बिज़ी रहते हैं। वह अपने पड़ोसियों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता है। अब हम लोग आ जाते हैं एक गांव के एरिया में रहने वाले बच्चे के बारे में जानते हैं कि जो गांव के एरिया में बच्चा रहता है उसका क्या होता है। एक शहर से एक गांव अलग कैसे होता है, क्योंकि गांव की जनसंख्या छोटी होती है, ज़्यादातर लोग एक दूसरे को जानते हैं, वहाँ कम फैसिलिटी होती है, यातायात के साधन कम होते हैं, हॉस्पिटल, सिनेमा, स्कूल, पक्का रोड ये सब नहीं होते हैं, लाइफ स्लो स्पीड में चलती है, बहुत फास्ट नहीं चलती है। फिर है जो बाउंड्रीज बिटवीन द फैमिली, एक परिवार और दूसरे परिवार के बीच में बाउंड्री जो है इतना स्ट्रांग नहीं है। कहने का मतलब है कि लोग एक परिवार दूसरे परिवार वाले मिलजुल के सब काम करते हैं खुशी खुशी, और कास्ट ग्रुप भी इतना रिजिड नहीं है कि वो कास्ट का है तो मैं उसके घर नहीं जाऊंगा, इस कास्ट का है तो इसके घर नहीं जाऊंगा, ये सब भी उतना नहीं है। गांव में सब एक दूसरे के साथ सहायता करके एक दूसरे के साथ रहते हैं। ठीक है, तो बच्चा जो है वो गांव में क्या होता है, वो ज़्यादातर सारा दिन जो है वो दूसरों के घर में ही रह जाता है और अपने बचपन के दोस्तों के साथ ही खेल कर वह बड़ा होता है, जहाँ पे उसे बहुत सारे बच्चे मिलते हैं खेलने के लिए। अब है कि जिस तरह का काम माता पिता कर रहे हैं, मान लीजिए वो खेती का काम कर रहे हैं या कुम्हार का काम कर रहे हैं या कारपेट सिलाई का काम कर रहे हैं, तो जो बच्चा है उस घर का वो भी उसी पेशे में आ जाता है। ठीक है, क्योंकि वो अपना दिन का ज़्यादा समय वह कब अपने माता पिता के साथ गुजारता है और उनको उस काम में मदद करता है। ठीक है, अब है कि परिवार का इकोनॉमिक सिचुएशन कैसा है, उस हिसाब से माता पिता मदद लेंगे। अगर परिवार में काफ़ी पैसे हैं तो माता पिता बाहर से काम करने वाले लोगों को रख लेंगे पेमेंट देके और उनसे मदद लेंगे, तो बच्चे को मदद कम करनी पड़ेगी। इसका मतलब कि परिवार की पैसे की हैसियत कैसी है उस हिसाब से बच्चे को काम करना पड़ता है। ठीक है, मदद करना पड़ता है।
अगर पैसा वह जो परिवार है वह काफ़ी गरीब है तो उस परिवार के जितने सदस्य हैं सब मिलकर वह काम करते हैं जिससे पैसे कमा सके। और अगर परिवार बहुत अच्छे पैसा वाला है, ठीक है, और बच्चों के पास काफ़ी समय है कि वह स्कूल जा सके, तो वह जो है वह परिवार सिर्फ संडे के संडे उस परिवार के बच्चे अपने माता पिता की मदद करते हैं, ठीक है, बाकी समय उन्हें मदद करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो है धीरे धीरे सब कुछ चेंज हो रहा है, नैतिक मूल्य चेंज हो रहा है, वैल्यू एजुकेशन चेंज हो रहा है कि किस तरह एक दूसरे के साथ बिहेव करना चाहिए, वो सारी बातें बदल रही हैं। अब है कि जो है तो हमने जैसे पढ़ा कि परिवार अगर अच्छा खाता पीता परिवार है तो बच्चे को सिर्फ छुट्टियों के दिनों में अपने माता पिता को मदद करनी पड़ती है घर के कामों में या पैसे कमाने वाले कामों में। तो जैसे जैसे जो है अब गांव के लोग भी यह समझने लगे हैं कि एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है, अपने घर के बच्चों को पढ़ाना कितना ज़रूरी है, ठीक है। तो जो बच्चे गांव में भी जो है जो पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं वो अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं और कम से कम इतनी कोशिश करते हैं कि अपनी लड़कियों को प्राइमरी एजुकेशन जो है 5 क्लास तक एजुकेशन दिला सके। कि गांव में जो है हॉस्पिटल कम है, मेडिकल पर्सन, क्वालिफाइड मेडिकल पर्सन भी कम है, डॉक्टर नर्सेस कम है, तो ज़्यादातर बीमारियां देखने वाले लोग भी कम हैं, बीमार पेशेंट्स की देखभाल करने वाला भी कम है। इसी तरह कोई स्कूल अगर गांव के पास नहीं है तो ज़्यादातर छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो शुरुआती शिक्षा उन्हें नहीं मिल पाती है। इसी तरह गांव में जो यातायात के साधन भी कम है तो बच्चा दूर तक सफ़र करके नहीं जा सकता है और दुनिया के बाहर मतलब अपने गांव के बाहर की दुनिया को वह जान नहीं पाता है क्योंकि उसके पास जाने के साधन ही नहीं है, यातायात के साधन ही नहीं है। जबकि शहर का जो बच्चा रहेगा वो न्यूज़पेपर पढ़ता है, मैगज़ीन पढ़ता है, सिनेमा देखता है, टीवी देखता है और बहुत अलग अलग तरह की किताबें देखता है और अपनी जानकारी को वह बढ़ाता जाता है, ठीक है। तो यानी कि जिस तरह के काम गांव के बच्चे करते हैं और जिस तरह के काम शहर के बच्चे करते हैं उनमें बहुत अंतर होता है। 3 साल का बच्चा है अगर हो शहर में, वह बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाता है जब वो देखता है कि भैंस दूध दे रही है क्योंकि उसे बस यही पता है कि दूध तो मिल्क के बॉटल में आता है, हम लोग बूथ पे जाते हैं और दूध लेके चले आते हैं। उसे नहीं पता रहता है कि भैंस गाय भी दूध देती हैं। जबकि गांव में रहने वाला 3 साल का बच्चा जो है वह रोज़ ही देख रहा है कि भैंस दूध दे रही है, ठीक है। और शहर में रहने वाला बच्चा जो है वो पूरा कॉन्फिडेंस से क्या करता है, एरोप्लेन, कंप्यूटर, कार, ये सब के बारे में बताता जाता है। जबकि गांव में रहने वाला बच्चे को ये सब के बारे में इन्फॉर्मेशन कम होती है, पर जो है वह किसी पौधे को देख लेगा, उसके पत्ते को देख लेगा तो वह जान पाएगा यह कौन सा पौधा है और किस तरह पौधे उगाए जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग देख रहे हैं कि हाँ, गांव में रहने वाले बच्चों के सबका जीवन एक जैसा ही होता है, बहुत सारी सिमिलैरिटी होती है, पर जो है गांव का पिक्चर भी थोड़ा वेरिड है, मतलब कि वहाँ पे भी अंतर दिखाई देता है। जो गांव सब जो है जो शहर के नज़दीक है या बड़े बड़े फैक्ट्री वगैरह के नज़दीक हैं, वहाँ पे अच्छे अच्छे हॉस्पिटल, स्कूल रहते हैं, यातायात के साधन भी रहते हैं, ठीक है। इसी तरह रेडियो और टेलीविज़न का जो नेटवर्क बढ़ रहा है, केबल आ रहा है, ये सब के कारण जो है बाहर की दुनिया भी गांव में प्रवेश कर रही है। लोग अपना जो पहले से फैमिली ऑक्यूपेशन चला रहे हैं, जैसे कुम्हार का काम अगर कर रहे हैं, लकड़ी का काम कर रहे हैं, तो वो सब छोड़ के वो लोग भी पास में शहर में चले जाते हैं हर दिन, ताकि उन्हें ज़्यादा सैलरी वाली बेहतर नौकरी मिल सके। फिर है जो ये सब गांव जो शहर के नज़दीक है, वहाँ लड़कियों के शिक्षा पे भी इम्पोर्टेंस दिया जाता है और ज़्यादातर बच्चे स्कूल भी जाते हैं। चूँकि शहर नज़दीक में है, यातायात के साधन भी ज़्यादा है, तो बच्चे गाड़ी में बैठ के आराम से स्कूल चले जाते हैं नज़दीक के स्कूल में। और ऐसे बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो कि बहुत ही रिमोट विलेज है, शहर से काफ़ी दूर है। जैसे कि राजस्थान में एक गांव है, भैया विलेज है, ठीक है। तो उसमें जो नियरेस्ट प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, जो छोटी डिस्पेंसरी जो है उस गांव की जो सबसे नज़दीक में है, वह वहाँ से 60 किलोमीटर दूर है। और जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल, एकमात्र हॉस्पिटल वहाँ से जो है, जो उस एरिया में है, वह
150 किलोमीटर उस गांव से दूर है, वहाँ जैसलमेर में है, ठीक है। और जो नियरेस्ट प्राइमरी स्कूल है वह 50 किलोमीटर दूर देवरा में है, ठीक है। नियरेस्ट बस स्टॉप जो है वह 20 किलोमीटर दूर है। तो देखिए कितना अंतर है अलग अलग इकोलॉजिकल सेटिंग में। शहर में सब कुछ पास पास, ये गांव के पास कोई फैक्ट्री है तो सब कुछ पास पास, और जो गांव बिल्कुल दूर है शहर से, वहाँ पे सभी चीज़ें दूर दूर हैं, वहाँ सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। अब हम लोग बात करते हैं लिविंग इन अ ट्राइबल सेटलमेंट, है ना। एक कम्युनिटी के भीतर रहना या एक कबीले के भीतर रहना। बहुत सारे अलग अलग कबीले हैं इंडिया में, हर के अपने परंपराएं हैं, रस्म और रिवाज हैं, काम करने का तरीका है, काम धंधा अलग अलग है। इसी तरह जो पुरुष और महिला के बीच में जो जिम्मेदारियां दी गई हैं वह भी अलग अलग है, ठीक है। तो ग्रेट वेराइटी ऑफ ट्राइबल एक्सपीरियंस होता है। ये जो कबीले का एक्सपीरियंस भी बच्चों को काफ़ी होता है। कोई कोई कबीला जो है वो शहर के बीचों बीच में है, हाँ, या शहर के पास है और उसका कांटेक्ट शहर के लोगों के साथ है। तो वह क्या हुआ है, वो कबीले के, उस कम्युनिटी के लोग अब क्या है, मेन स्ट्रीम ऑफ लाइफ में जुड़ गए हैं। जैसे जीवन शहर में चल रहा है उन्हीं के साथ वह भी जुड़ के अपना काम करते जा रहे हैं। पर कुछ कुछ कबीलेवासी अभी भी ऐसे हैं जो कि बाकी की दुनिया से बिल्कुल अलग थलग होकर रह रहे हैं और उनका कांटेक्ट भी नहीं है, बाहर के लोगों से ज़्यादा उनका कांटेक्ट भी नहीं है। तो ऐसे ऐसे ट्राइब क्या है, सेल्फ सफिशिएंट ट्राइब है, हाँ, खुद ही उनके पास जो है वो अपने सारे काम के लिए खुद ही सारा सेल्फ सफिशिएंट ट्राइब है। मतलब उन्हें बाहरी दुनिया से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं, वो सब कुछ का उत्पादन अपने ही गांव में कर लेते हैं और बाहरी दुनिया से सिर्फ एक दो कुछ चीज़ें लाते हैं, ठीक है। तो वैसे जगह पे, ऐसे ट्राइब जहाँ पे है, वहाँ पे जो बच्चा है वो जैसे से बढ़ते जाएगा वह सिर्फ अपने कबीले का ही जीवन को देख पाएगा, बाहर के जीवन को देख नहीं पाएगा, ठीक है। उसी का एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि जो है मध्य प्रदेश में एक ज़िला है, बस्तर ज़िला है, ठीक है। वहाँ पे जो है एक बिल्कुल अलग जनजाति रहती है, अलग कबीले वाले लोग रहते हैं। हिल मारियाज उसका नाम है, जो कि बाहरी दुनिया से पूरे कटे हुए हैं, हिल मारियाज हैं। वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते हैं, वही उनका जीवन जीने का साधन है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या होता है, एक जगह पे आपने ज़मीन साफ़ की, वहाँ पे खेती बाड़ी की कुछ साल की, जब वो मिट्टी उपजाऊ और नहीं रही फिर आप दूसरी जगह चले गए, वहाँ फिर पेड़ काटे, खेती बाड़ी की और कुछ साल वहाँ रहे, ठीक है। तो यह जो ट्राइब है यह ऐसे ही करता है, वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर ही, इससे वो खाना पीना उसको मिलता है, उसके पूरे कम्युनिटी को, ठीक है। और पूरा गांव जो है वह जो है हर 2 या 3 साल में पूरा गांव उठकर फिर दूसरी जगह पर चला जाता है, ठीक है। लैंड इज़ जनरली कलेक्टिवली ओन्ड, जो भी ज़मीन जो दूसरी जगह गया है वहाँ पे वो जो बस गए तो वहाँ की जो ज़मीन है सारे गाँव वाले मिला के उनका हक रहता है उस पर, और उस पर वह काम करते हैं, ठीक है। वहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी की ज़्यादा नहीं रहती है, उसको इतना इम्पोर्टेंस दिया नहीं जाता है। बाहरी दुनिया में ये क्या चीज़ पे डिपेंड करते हैं बाहरी दुनिया से, तो सिर्फ चीनी, नमक और तंबाकू के लिए, ठीक है। यही 3 चीज़ इन्हें चाहिए होती हैं बाहरी दुनिया से। अब जो एक कबीला या कम्युनिटी होता है उन लोग का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, सॉलिडैरिटी, हाँ। वो सब एक दूसरे से पूरा जुड़ के रहेंगे, वफादार रहेंगे अपने कबीले के प्रति, और उनके जितने भी नियम हैं, कानून हैं, वो बहुत स्ट्रिक्टली उनको मानते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो ये हिल मारियास जो ट्राइबल है, ठीक है, वहाँ पे विवाह के पहले भी वो संबंध बना सकते हैं, वो परमिशन है उनको। जबकि इंसेस्ट और जो है बच्चों के मैरिज टोटली एब्सेंट है, बच्चों के मैरिज वहाँ पे होते नहीं हैं, ठीक है। छोटे बच्चों के मैरिज वो लोग नहीं करने देते हैं। और जो बड़े हैं स्त्री पुरुष, उनमें डाइवोर्स करना भी इजी होता है, वो अलग हो सकते हैं। पर जो है जब आप एक स्त्री या पुरुष के साथ एक संबंध में है, मैरिड है, तो आप किसी और के साथ संबंध बनाने से आपको मृत्यु की सज़ा होगी, ठीक है। वहाँ लिटरेसी लेवल लो है, साक्षरता दर कम है, पढ़ाई लिखाई लोगों ने नहीं की है, और वहाँ चूँकि हेल्थ फैसिलिटी उनको नहीं है तो बहुत बीमार होते रहते हैं वहाँ के लोग, ठीक है। पर अभी क्या हुआ है, धीरे धीरे स्टेट गवर्नमेंट ने थोड़ा इंटरफेयर करना शुरू किया है, और बहुत सारी वॉलंटरी एजेंसीज़ हैं जो अपनी इच्छा से काम कर रही हैं, NGO जैसे, उन लोगों ने
हिल मारियास के लोगों को बाहरी दुनिया के सामने लाया है। ठीक है, तो इस तरह उनके लाइफस्टाइल में चेंज आ रहा है। वहाँ एक हॉस्पिटल है, स्कूल है, ट्रेनिंग सेंटर है, एक तरह के किसी तरह के काम धंधे की ट्रेनिंग सेंटर है, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है, और ऐसी दुकान है जहाँ ठीक ठाक पैसे में सामान मिलता है, सही पैसे में सामान मिलता है। ठीक है, अभी भी जो है गांव के लोग जो हैं वो जो उनके परंपराओं वाले वैद्य हैं जो अपनी जड़ी बूटियों से ठीक करते हैं, उन्हीं के पास वह जाते हैं। ठीक है, पर हॉस्पिटल को भी जाते हैं। जो स्कूल बनाया गया है वो 30-40 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पे कई लड़के लड़कियाँ ट्राइब के जाते हैं और अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये जो गांव था ट्राइबल का वो इनएसेसिबल था, मतलब पहले लोग वहाँ जा नहीं पाते थे, अब उसको रोड के थ्रू दूसरी दुनिया से, बाहरी दुनिया से कनेक्ट कर दिया गया है। 100 ट्यूबवेल बनाए गए हैं उस गांव में। ठीक है, और सोलर एनर्जी भी कुछ कुछ गांव में यूज़ हो रही है। तो यह अटेम्प्ट किया जा रहा है, कोशिश किया जा रहा है कि अब वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर नहीं करे, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होकर खेती नहीं करे, बल्कि एक ही जगह सेटल होकर रहे। उनके खाने पीने के तरीके भी चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि हमने यह पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है, ये यूनिट 1 पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसमें हम लोग जान पाए कि किस तरह बच्चों के अलग अलग अनुभव होते हैं बचपन के। जो बच्चे जैसे सपने देखते हैं बचपन में, वो भी उनके अलग अलग होते हैं। ठीक है, कुछ कुछ जो अनुभव है सबके समान होते हैं, और फिर भी कुछ कुछ अलग रहते हैं क्योंकि वो अलग सामाजिक सांस्कृतिक सेटिंग में रहते हैं। इसी तरह जो जेंडर अलग है बच्चों का, उसके कारण भी उनके अनुभव अलग अलग रहते हैं। और जो है चाइल्ड लेबर के कारण भी बच्चे के अनुभव ख़राब हो जाते हैं। बहुत सारी बातें हमने इस चैप्टर में सब पढ़ी है। यह चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब जो है हम लोग अब जल्दी ही नए यूनिट 2 में मिलेंगे, जो कि ब्लॉक 1 का यूनिट 2 होगा। थैंक यू।